हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा यूनिट थर्ड का पार्ट है 2। हमने अभी तक पार्ट 1 किया है यूनिट थर्ड का, और यूनिट थर्ड हमने जस्ट इंट्रोडक्शन किया था फर्स्ट पार्ट में कि और टाइप्स किए थे। आज हम करेंगे लेवल्स ऑफ मेजरमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपको कोई भी डाउट हो यूनिट 1 में से, या फिर यूनिट थर्ड के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में से, या फिर इस वीडियो में से, अगर मतलब अभी आप देखेंगे तो कमेंट में आप बता सकते हैं। हम साथ साथ क्लियर करते हुए चलेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में। पहले आपका डाउट लेंगे, ठीक है? ओके, तो अभी हम करेंगे लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट दिया किसने था? ये दिया था स्टैनली स्टीवंस ने। ये पूछा जा सकता है कि किसने दिया था लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। ये दिया था स्टैनली स्टीवंस ने। अब जो हमारा डाटा होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास कॉन्टीन्यूस डाटा, और एक होता है डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? दैट डाटा कैन ओनली टेकन सर्टेन वैल्यूज, मतलब कुछ ही वैल्यूज। जैसे कि ये मेन तौर पे क्या होता है, होल नंबर्स और हमारे जो इंटीजर्स होते हैं ना, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, यहाँ पे हम वो लेते हैं। यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में नहीं लेंगे। 1.1, 1.2, 1.3, मतलब ये वाली टर्म्स हम डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं लेते। तो डिस्क्रीट फॉर्म या डिस्क्रिप्ट वैल्यूज जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होती है? ये इट कैन बी काउंटेड। हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। और अब समझना एक छोटा सा फर्क, मैंने यहाँ क्या बोला है? मैंने बोला है काउंट, हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है? अब दूसरी तरफ है हमारा कॉन्टिन्यूस डाटा। कॉन्टिन्यूस डाटा में क्या है? कॉन्टिन्यूस डाटा में एक फॉर्म में, एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में डिजिट्स चलते हैं। जैसे कि ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन। ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चलती है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कैलकुलेट होता है। अब आप सोच सकते हैं कि कैलकुलेट और काउंट में क्या फ़र्क है। काउंट किसको करेंगे? काउंट हम ऐसी चीज़ को कर सकते हैं कि भाई जो सर्टेन वैल्यू है वो काउंटेबल है कि नहीं है। समझ रहे हैं? एंड कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, और ये सारी चीज़ें, देन यू कैन कैलकुलेट। लेकिन हमारा डिस्क्रीट डाटा में हम मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो वी जस्ट कैन काउंट, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? गुड। अब कॉन्टिन्यूस डाटा जो उसका ओरिजिन क्या है? ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव ही होगा। कॉन्टिन्यूटी इन मेजरमेंट, ठीक है, ओके। फिर डिस्क्रीट आ गया। डिस्क्रीट में क्या है? ओरिजिन क्वालिटेटिव, नो डेसिमल कैन बी यूज। इसमें कोई भी डेसिमल यूज नहीं होगा। और जो आपके जितने भी वेट है ना, मतलब कि वेट चेक करना, आपकी मेजरमेंट, आपकी हाइट, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? ये आपकी कॉन्टिन्यूस डाटा में आएंगी। ठीक है, हो गया, नाइस। अब हम पढ़ेंगे इसके सब पार्ट्स। जो हमारा डिस्क्रीट डाटा होता है वो दो तरह का होता है। एक आपका नॉमिनल एंड एक आपका ऑर्डिनल। जो नॉमिनल होता है ना, वो लोएस्ट वैल्यू होता है। ये आपसे सीरीज पूछी जाए कि भाई जो डाटा है उसकी सीरीज बताओ, लोएस्ट टू हाईएस्ट, तो लोएस्ट क्या होगा? नॉमिनल। देन आपका क्या होगा? ऑर्डिनल, नाइस। एंड देन क्या होगा? इंटरवल। और एंड में क्या होगा? रेशो। ये आपकी सीरीज है, ठीक है? ये तो हमने पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर दिया, हम पार्ट्स वाइज समझेंगे कि भाई कौन सा डाटा कौन सा है और ऐसे। लेकिन ये सीरीज ऐसे होती है। ये लोएस्ट है, नॉमिनल क्या है? आपका लोएस्ट डाटा। और आपका रेशो क्या है? ये हाईएस्ट। ठीक है, ये समझ लिया। अब हम करते हैं नॉमिनल। नॉमिनल लो लेवल, ठीक है, इसको हम कैटेगरियल भी बोलते हैं। नॉमिनल का निकनेम जिसको बोल सकते हैं क्या है? कैटेगरियल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ये भी दो तरीके का है। अब एक होता है आपका रियल और डिस्क्रीट, और एक होता है आपका आर्टिफिशियल डिस्क्रीट। रियल डिस्क्रीट में क्या होगा? जो आपकी रियलिटी, रियल चीज़ें जो हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनैलिटी, हम नेशनैलिटी लिखने लगे हैं कि भाई आप इंडियन हैं, आप नेपाल से हैं, आप कहाँ से हैं, नेशनैलिटी आप लिख रहे हैं। एक्यूरेट डाटा, रियल डाटा। मेल फीमेल, आपका जेंडर क्या है, जेंडर वाइज बना रहे हैं, वो भी तो एक्यूरेट डाटा है। आर्टिफिशियल में क्या होगा? पास फेल। अभी कोई इंसान फेल है, उसमें एबिलिटी हो बहुत अच्छी, बट स्टिल ही इज फेल, तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई जो ये है रियल डाटा है? तो ये आर्टिफिशियल डिस्क्रिप्ट, जिसमें पास फेल आ जाएगा कि भाई ठीक है ये इंसान पास है, ये फेल है, समथिंग इस तरीके से। फिर आता है आपका ऑर्डिनल।
ये थोड़ा सा हायर लेवल हो जाता है। और नॉमिनल में क्या होता है, इसमें कोई भी आपकी कैलकुलेशन वाली चीज़ नहीं होती, कोई नंबर नहीं, कोई सीरीज़ नहीं, बस नाम, जिसलिए हम बोल रहे हैं ना कैटेगरी। ऑर्डिनल में क्या होगा, ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। ये भी खैर दो तरीके का होता है। इसका जो निकनेम क्या है, मैग्नीट्यूड रैंक भी बोलते हैं इसको, रैंक ऑर्डर भी बोलते हैं। इसमें एक रैंक ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। नॉमिनल में कोई नेम और सॉरी रैंक ऑर्डर नहीं था, इसमें क्या था, नेम सेक, सिर्फ नेम दिखेंगे आपको। यहाँ पे क्या दिखेगा, रैंक दिखेंगे, अब आपको सीरियल नंबर स्टार्ट हो जाएगा। ये भी तो तरीके का है, रियल डिस्क्रिट और आर्टिफिशियल डिस्क्रिट। रियल में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ क्लीनलीनेस, अब इसमें ऑर्डर आ जाएगा क्लीनलीनेस का। यहाँ पे ऑर्डर था नहीं था, यहाँ पे नॉर्मल चीज़ पूछी गई थी, आप क्या ये हैं या ये हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस, ठीक है। आपकी नेशनैलिटी को लेके, आपके जेंडर को लेके, किसी भी मतलब जस्ट एक कैटेगरीज बना दी। यहाँ पे क्या है, वो कैटेगरीज अब ऑर्डर में है। ऑर्डर ऑफ क्लीनलीनेस फॉर एग्जाम्पल, कि भाई अगर आपको सफाई पसंद है तो सबसे पहले आप क्या करना पसंद करेंगे, आप कहेंगे कि भाई सबसे पहले उठूंगा मैं ब्रश करूंगा, देन मैं नहाऊंगा, फिर मैं घर की सफाई करूंगा, या कुछ भी, मतलब आपका ऑर्डर क्या है क्लीनलीनेस का, वो मैटर करता है। आपकी फूड प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप कहेंगे भाई पहले नंबर पे तो मुझे समोसा अच्छा लगता है, दूसरे नंबर पे मुझे पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, थर्ड पे मुझे छोले भटूरे अच्छे लगते हैं। तो सीरीज आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक ऑर्डर आ गया, रैंक ऑर्डर। ये क्या है, रियल डिस्क्रीट। फिर आता है आपका आर्टिफिशियल डिस्क्रीट। इसमें क्या होंगे, आपके स्कूल ग्रेड्स अगेन, और जैसे कि A+ है, B+ है, CGPA है, ये क्या है कि ऑर्डर में है, बट ये आर्टिफिशियली है, ये रियल नहीं है। ओके, डन, ठीक है। ये हो गया हमारे डिस्क्रीट डाटा। अब हम आते हैं कॉन्टिन्यूस डाटा पे, और थर्ड पे हमारा क्या था, इंटरवल था, है ना। इंटरवल में क्या होता है, आपकी क्लास कैटेगरी, क्लास सेकेंड, आपकी क्लास कैटेगरी रैंक इक्वल इंटरवल्स। अभी जो एक इंटरवल में क्या होगा, जो चीज़ें नॉमिनल में थी या जो चीज़ें ऑर्डिनल में थी वो इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। मतलब कि नॉमिनल की भी और ऑर्डिनल की, दोनों की चीज़ें प्रेजेंट होके फिर इसमें एक नई चीज़ और ऐड हो जाती है, और वो क्या है, इक्वल इंटरवल्स। अब इसमें इक्वल इक्वल इंटरवल्स हैं। यहाँ पे तो कोई नंबर का नामो निशान नहीं था नॉमिनल में, ऑर्डिनल में फिर आपकी रैंक सीरीज आई, लेकिन क्या वो इक्वल थे, नहीं, वो तो जस्ट एक नॉर्मली सीरीज बता रखी थी आपको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका इक्वल इंटरवल आने लगा। और इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन एक इसमें जो आर्बिट्रेरी है, सॉरी उसमें क्या है, आर्बिट्रेरी ज़ीरो है। जो हमने ज़ीरो है वो हमारा ट्रू पॉइंट नहीं है, वो हमने एक आर्बिट्रेरी आर्टिफिशियल ज़ीरो ले रखा है। हमने खुद से सपोज करा कि सपोज ये ज़ीरो है, एंड देन हम आगे मेजरमेंट कर रहे हैं। इस तरीके से हम इंटरवल में करते हैं। ट्रू ज़ीरो पॉइंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, जैसे कि आप थर्मामीटर लेते हैं और अपना टेम्परेचर चेक करते हैं, तो जो उसमें ज़ीरो होता है वो कोई ट्रू नंबर नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं बता रहा है, वो एक आर्बिट्रेरी हमने सपोज करा कि लेकिन ठीक है भाई ये ज़ीरो है, एंड देन यू गो अहेड, ठीक है। तो वो चीज़ है इसमें। अब मान लीजिए आप किसी का IQ टेस्ट करते हैं और उसमें वो ज़ीरो आता है, तो क्या हम उसको जज कर सकते हैं कि इसमें IQ ज़ीरो है? नहीं कर सकते ना। कैसे करेंगे, क्या पता, हो सकता है जो हमारा सब्जेक्ट है उसका इंटरेस्ट ना हो उस टाइम पे पढ़ने का या टेस्ट देने का, हो सकता है उसका ध्यान कहीं और हो सकता है उस टाइम पे वो पढ़ा ना हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या सिर्फ एक स्कोर से हम डिसाइड कर लें कि भाई ये ज़ीरो है? नहीं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हम जज नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ज़ीरो है हमारा, वो हम एज अ सपोज लेके चलते हैं कि ठीक है ये ज़ीरो है, लेकिन वो ज़ीरो एक्चुअल में नहीं है। ओके, ठीक है। फिर आता है हमारा रेशो, ये हायर लेवल है। इसमें क्या होता है, इसमें नॉमिनल की, ऑर्डिनल की और इंटरवल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, क्लास की, डिग्री, रैंक, इक्वल इंटरवल्स, है ना। इसमें एक चीज़ और ऐड हो गई, क्या, यहाँ पे हमारा क्या था, जो ये ज़ीरो था वो हमने आर्बिट्रेरी ले रखा था, बट इसमें क्या है, ट्रू ज़ीरो पॉइंट है हमारे पास, ट्रू ज़ीरो। अभी कैसे, जैसे कि टेम्परेचर केल्विन, मैंने एग्जाम्पल ले रखा है। अभी ज़ीरो इज एब्सेंस ऑफ हीट, अगर ज़ीरो आ गया केल्विन में टेम्परेचर आपका, तो क्या है, हाँ भाई हाँ, उससे हम समझ लेंगे कि एब्सेंस ऑफ हीट। अब यहाँ पे हीट का कोई नामो निशान नहीं है, वो एक ट्रू एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे ज़ीरो ट्रू इंडिकेट करेगा, असली बात बताएगा। अगर ज़ीरो आ गया इसका मतलब हाँ हम जज करेंगे कि ऐसा ही है। यहाँ पे कोई सपोज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रू ज़ीरो है। अगर मान लीजिए आप एक्टिवा चला रहे हैं और आप उसको रेस ना दें, आपकी रेस ज़ीरो पे है, तो क्या वो चलेगी? क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि वो उसकी जो ट्रू स्पीड है वो ज़ीरो ही है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो हमारा डाटा ये था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। और किसने दिया था ये, स्टैनली स्टीवंस ने दिया था।
ओके, हम चलते हैं आगे की तरफ। ये एक टेबल बना रखी है, इसको आप चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं। नॉमिनल का जो निकनेम मैंने बताया था आपको क्या है, कैटेगरी। ऑर्डिनल का मैग्नीट्यूड। इंटरवल में क्या होता है, इक्वल इंटरवल। रेशियो में क्या है, ट्रू जीरो पॉइंट। ये इसके एक तरीके से निकनेम्स सोच लीजिए आप, या फिर इनकी की पॉइंट सोच लीजिए कि ये आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी बात कर रहे हैं। डाटा टाइप डिस्क्रीट, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। ओके। फ्रीक्वेंसी सब में है। मीडियन एंड परसेंटाइल्स, मीडियन एंड परसेंटाइल्स कैटेगरी में, सॉरी नॉमिनल में तो हम क्या कह सकते हैं, सोच भी नहीं सकते क्योंकि इसमें नंबर्स ही नहीं है, तो मीडियन परसेंटाइल तो कहाँ से आएगा। हाँ, ऑर्डिनल में मीडियन और परसेंटाइल होता है क्योंकि हमने डिस्कस किया था ना कि क्लास के ग्रेड्स आते हैं, CGPA डिस्कस करते हैं, तो यस, और इन दोनों में तो है ही। फिर आता है मीन, ST, एरर ऑफ मीन। अब क्या ये ऑर्डिनल में होंगे, नहीं होंगे। एरर सब्ट्रैक्ट नो, डिवाइड और मल्टीप्लाई नो, नो, यहाँ पे नो। ठीक है, अब क्या है, जो ऐड और सब्ट्रैक्शन है वो किस में नो नो है, वो सिर्फ इन दोनों में है। इंटरवल में क्या होगा, आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। और डिवाइड और जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है वो क्या होगा, यहाँ पे इंटरवल में भी नो होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो जीरो पॉइंट है वो क्या है, हमारा सपोज वाली चीज़ है, एक्चुअल पॉइंट नहीं है जीरो, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। अब इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, तो ये नॉमिनल में भी हो सकता है। मैन इज़ नॉट इक्वल टू वुमेन, हाँ भाई, कि भाई आदमी जो है वो वुमेन के इक्वल नहीं है, उसकी अपनी अलग क्षमताएं हैं, वुमेन की अपनी अलग क्षमताएं हैं, उनके बॉडी पोस्चर्स बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ें। एंड ग्रेटर देन, ये चीज़ नॉमिनल में नहीं होगी क्योंकि ग्रेटर देन किसके आधार पर हम कहेंगे कि मान लीजिए, क्या मैं कह सकती हूँ वुमेन इज़ ग्रेटर देन मैन, या मैन इज़ ग्रेटर देन वुमेन। इनमें से अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट पास करूँ तो किस आधार पर करूँ, किसी भी आधार पर नहीं कर सकती। जो मैन है वो अपने क्रिया क्षेत्र में सक्षम है, और वुमेन है जो अपनी क्रिया क्षेत्र में सक्षम है, तो वो अपने हिसाब से दोनों ही बेस्ट हैं, तो मैं नहीं कर सकती किसी भी बेसिस पे, नेशनैलिटी के बेसिस पे भी आई कांट। तो समझ रहे हैं, तो इक्वल टू या सॉरी ग्रेटर देन ये वाली चीज़ यहाँ पे नॉमिनल में नहीं आएंगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं है, बाकी सब में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट डज अ गुड टेस्ट हैव, एक अच्छा टेस्ट क्या होता है। अगर अच्छा टेस्ट होगा तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होगा, क्या हम कह सकते हैं, हाँ भाई कह सकते हैं। अगर प्रॉपर फॉर्मेट में होगा तभी हम उसको कहेंगे कि भाई अच्छा टेस्ट है। प्रॉपर फॉर्मेट ही उसका प्रॉपर नहीं होगा तो आगे क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेगा। टेस्ट रिलायबल होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। अगर रिलायबल नहीं है, उसकी रिलायबिलिटी लो है, वैलिडिटी लो है, तो टेस्ट का क्या फ़ायदा। टेस्ट एक्चुअली मेजर्स व्हाट इट्स सपोज्ड टू मेजर एंड डज नॉट इंक्लूड एनीथिंग इन एसेंशियल। टेस्ट को जो मेजर करने के लिए दे रखा है, फॉर एग्जांपल मैं मेजर कर रही हूँ इंटेलिजेंस टेस्ट, लेकिन मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे उसमें घुसा रखे हैं एटीट्यूड को लेके और हंगर को लेके, तो क्या वो मेरा टेस्ट मेजर कर रहा है वो एक्चुअल वाली चीज़, नहीं। अगर मैं इंटेलिजेंस मेजर कर रही हूँ तो क्या मुझे जो क्वेश्चंस है वो उसी से इंटर रिलेटेड डालने चाहिए। ऑफ कोर्स अगर मैं ऐसा डालूंगी तभी तो उसकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी हाई होगी, आई मीन वैलिडिटी हाई होगी। यस, इन चीज़ों से वैलिडिटी हाई होगी। या नाउ टेस्ट इज़ लॉन्ग इनफ टू बिल्ड अप अ रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर ऑफ योर एबिलिटीज़। टेस्ट एटलीस्ट इतना लंबा होना चाहिए कि भाई आपकी जितनी एबिलिटीज़ को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो बाहर आए। ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन में ख़त्म कर दें और हमें कुछ पता ही ना चले। उसकी एटलीस्ट उसकी अच्छी खासी लेंथ होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि वो बहुत लंबा हो और ऐसा भी ना हो कि वो बहुत छोटा सा हो, एक प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए। टेस्ट आइटम्स आर इंडिपेंडेंट येट इंटरनली कॉन्सिस्टेंट। एक आइटम अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो सेम सेम होंगे, जस्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट। वो डिफरेंट एक आइडेंटिटी या डिफरेंट चीज़ अपने आप में मेजर करेगा, लेकिन स्टिल वो इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे अपने आप में ही। मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन का आंसर वो नो देता है तो वो इतने इंटर रिलेटेड होने चाहिए कि दूसरे वाली चीज़ का भी आंसर नो ही आना चाहिए। अगर ऊपर वो बोल देता है नो एंड नीचे बोल देता है येस, तो फिर दिक्कत है, या तो क्वेश्चन में दिक्कत है या फिर वो सोच समझ के नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से हमारे आइटम्स होने चाहिए कि मेजर वो अलग चीज़ कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है अपनी उनकी क्वालिटी जो है, लेकिन स्टिल वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, ओके। अब ये कुछ स्टेप्स हैं, जब भी हम कुछ टेस्ट बनाते हैं, कोई टेस्ट बनाते हैं तो हमारे स्टेप्स हैं, हम इन्हें फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग द टेस्ट। सबसे पहले तो प्लानिंग करना पड़ेगा भाई क्या कुछ है।
देन राइटिंग आइटम्स, फिर आइटम्स क्या हुए, क्वेश्चंस जो होते हैं हम वो लिखेंगे। प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आइटम्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो हमारा सैम्पल है जहाँ पे हमें मेजर करना है वहाँ पे मेजर ना करके हम पहले कहीं पे चेक करते हैं, प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन वो पहले, ठीक है। फिर हम करते हैं आइटम एनालिसिस। अब आइटम्स का यानी क्वेश्चंस का एनालिसिस होता है कि भाई उसमें कितना डिस्क्रिमिनेशन है, कितनी डिफ़िकल्टी है, डिफ़िकल्टी मतलब इजी है, मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट है, कैसा टेस्ट है। डिस्क्रिमिनेशन करेंगे इसके जो आइटम्स हैं कि भाई कितना कितना वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं पर आइटम। फिर कि आइटम की जो रिलायबिलिटी है और वैलिडिटी है वो चेक होती है, जिसको हम स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं कि भाई कितना रिलायबल है हमारा आइटम या कितना वैलिड है हमारा आइटम। फाइनल नॉर्म्स एस्टेब्लिश्ड, अब ओके फिर हम नॉर्म्स को एस्टेब्लिश करते हैं एंड एट द एंड पब्लिकेशन और प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल, ठीक है। ये हमारे स्टेप्स थे, ये आपको सीरीज वाइज पूछा जा सकता है नेट एग्जाम में। अब ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, कितना बड़ा है, लेट्स सी, कर ही लेंगे, कोई नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब क्या है, व्हाट आर एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो आपकी पोटेंशियल को मापता है कि आप में कितनी एबिलिटी है, वो चीज़ें जो मेजर करता है वो होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, मोस्टली इनेट होता है, पैदाइश होता है, आप में क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या खूबियाँ हैं, वो आपकी पैदाइशी होती हैं, लेकिन आप उनको प्रैक्टिस करके इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप परफेक्शनिस्ट ही पैदा होंगे, आप में कुछ गुण ज़रूर होंगे, ये जो पोटेंशियल होगा आप में कुछ, लेकिन वो आप कैसे अच्छा करेंगे, प्रैक्टिस करके, ठीक है। अब जो एप्टीट्यूड टेस्ट है कैसे बिगिन हुआ। Hugo Munzberg and Walter Dill Scott were two of the earliest contributors to the creation of modern day aptitude testing. कौन कौन, ह्यूगो मॉन्सबर्ग और वॉल्टर डिल स्कॉट, ये दो मेन थे अर्लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स जिन्हें कहा जाता है, ये जो थे किसके क्रिएशन ऑफ मॉडर्न डे एप्टीट्यूड टेस्टिंग, जो आज हम यूज़ करते हैं, उसकी क्रिएशन में सबसे बड़ा योगदान किसका था, ह्यूगो मॉन्सबर्ग का और वॉल्टर डिल स्कॉट का। इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वॉर 1 के पहले इन्होंने रिसर्च किया, रिजल्ट इन द प्रोटोटाइप फॉर करियर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट डिस्क्राइब्ड इन साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक्स। करियर बेस्ड एप्टीट्यूड्स के बारे में इन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से टेस्ट होने चाहिए, क्या कुछ इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने उसका जिक्र किया। फिर स्कॉट, वॉल्टर डिल स्कॉट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ सेल्समैन टू आइडेंटिफाई मोस्ट क्वालिफाइड, इन्होंने भी एक टेस्ट किया कि भाई साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए सेल्समैन का, क्यों, क्योंकि हमें उससे पता चलेगा कि भाई मोस्ट क्वालिफाइड कौन है। फिर 1928 में क्लर्क हल आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पब्लिश किया एप्टीट्यूड टेस्टिंग फॉर ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू वोकेशनल गाइडेंस। देन ये तो थे हमारे इम्पॉर्टेंट कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट में किसका ज़्यादा योगदान था, तो आप याद रखना। फिर टेस्ट के बारे में इन्होंने बता रखा है, जैसे कि क्लरिकल एप्टीट्यूड है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल, टाइपिंग, ये सब क्या ही एक अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपने ही आप में इंडिपेंडेंट और स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। कैसे, अब क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा तो उसमें आपको क्लरिकल से रिलेटेड आपसे मतलब मैथ्स से फोकस किया जाएगा एक चीज़ से। आपका टाइपिंग टेस्ट है तो आपकी स्पीड देखी जाएगी कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी है, तो एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया कि भाई आपका ये टेस्ट है और आपको सिर्फ इसी चीज़ के बारे में या फिर आपके इस स्किल के बारे में आपसे जानना चाहेगा। वो हमारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट या स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हम उन्हें बोलते हैं। फिर आता है मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी एग्जिस्ट करते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें विच मेजर्स एप्टीट्यूड इन सेवरल सेपरेट बट होमोजेनियस एरियाज, ये डिफरेंट एरियाज़ में आपका मापन करते हैं, लेकिन वो स्टिल काफ़ी हद तक कनेक्टेड होते हैं एक ही एरिया में से। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है, आपका यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप हर चीज़ पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, जीएस, सी सेट, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ, जिक्के विक्के सब कुछ, करंट, तो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है वो, लेकिन सब कुछ पूछते हैं तो वो आपका एक सिलेबस का पार्ट हो गया, क्योंकि आपका सब कुछ वो काम आएगा आपको एक ही डायरेक्शन में। आप अगर आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी, नॉलेज होनी चाहिए आप में इतनी कि आप देश को चला सके, तो ये सारी चीज़ें एक सिलेबस में है, बट ये डिफरेंट एरियाज़ को बिलोंग करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये हमारा होता है कि भाई मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ओके।
अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हमारे हो सकते हैं, DAT टेस्ट यानी कि डेट टेस्ट, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, और GATB जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज। ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑल एट वन, सारे टेस्ट जितने भी हैं, सारे ये सब टेस्ट जितने भी हैं वो एक ही बार में मेजर कर लेते हैं। छोटे छोटे हैं, हम जल्दी से फटाफट कर लेते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। डेट टेस्ट क्या है, ये किन्होंने दिया था, आप नाम ज़रूर याद रखना, गिवन बाय जॉर्ज बेनेट इन 1947। किन्होंने दिया था, जॉर्ज बेनेट ने। किन्होंने, जॉर्ज बेनेट ने। ठीक है, ये दिया था सिर्फ लिटरेट पीपल के लिए, 8th to 12th स्टैंडर्ड, जो मतलब 8th से 12th क्लास में थे उनके लिए टेस्ट होता था। वर्बल रीजनिंग टेस्ट होता है, वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट स्पेस रिलेशन, मैकेनिकल रीजनिंग, क्लरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पेलिंग, ग्रामर, ये सब टेस्ट थे। इनका मापन किया जाता है किसमें, डेट टेस्ट में। लेकिन यहाँ पे बोला है इन्होंने कि ओनली फॉर लिटरेट्स। अगर इन्होंने कहा लिटरेट्स के लिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि बायस्ड है? ऑफकोर्स कह सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था ना कि भाई बायस टेस्ट कौन से होते हैं। बायस टेस्ट वही होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को लेके, एक लैंग्वेज को लेके, लिटरेट्स को लेके बनाया हो। और यहाँ पे लैंग्वेज का तो बहुत योगदान है। वर्बल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं आप। वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्लरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पेलिंग, ग्रामर, एब्स्ट्रैक्ट, मतलब सब कुछ वर्बल स्किल से तो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। तो वर्बल स्किल से कनेक्टेड है, लिटरेट्स के लिए है, तो ये कल्चर बायस्ड होगा। और अगर कल्चर बायस्ड होगा तो इसको अडेप्टेशन की ज़रूरत होगी हर लैंग्वेज में। तो हम हिंदी का पढ़ेंगे बस। हिंदी में इन्होंने किस अडेप्ट किया था, प्रोफेसर JM ओझा ने। हिंदी में इन्होंने अडेप्ट किया था इस टेस्ट को, डेट टेस्ट को। दिया किसने था, जॉर्ज बेनेट ने दिया था। लेकिन हिंदी में किसने ये फॉर्म किया, अडेप्ट किया, प्रोफेसर JM ओझा ने। और जो ये टेस्ट है हमारा बहुत बड़ा टेस्ट होता है, 3 से 3.5 घंटे का एक टेस्ट होता है। आपको कॉन्टीन्यूस फॉर्म में देना है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा दे दो थोड़ा दे दो, देन कॉन्टीन्यूस 3 से 3.5 घंटे आपको बैठना पड़ता है इस टेस्ट में। ठीक है, अब हमारा दूसरा टेस्ट है GATB टेस्ट। ये क्या है, ये मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये पढ़ के आए हैं हम। द GATB कंसिस्ट ऑफ 12 टेस्ट मेजरिंग 9 कॉग्निटिव एंड मैनुअल एप्टीट्यूड्स। इसमें टेस्ट तो 12 है, लेकिन ये 9 चीज़ों को, 9 कॉग्निटिव एंड मैनुअल एप्टीट्यूड्स को मेजर करता है, यानी कि 9 स्किल्स को मेजर करेगा ये। ठीक है, टेस्ट कितने हैं इसमें, 12 टेस्ट हैं, लेकिन मेजर कितनी स्किल्स को करेगा, 9 स्किल्स को मेजर करेगा। 1942 टू 47 के दौरान ये टेस्ट दे दिया गया था, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया था। तो इसको पास किसने किया, US गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा इसके बारे में, उसके बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी क्या पता कौन क्या पूछ ले, आपको पता होना चाहिए। अब 9 स्किल्स ये मेजर करेगा, कौन कौन सी, जनरल इंटेलिजेंस, वर्बल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, स्पैटियल, फॉर्म परसेप्शन, क्लरिकल, मोटर कोऑर्डिनेशन, फिंगर डेक्स्ट्रिटी, मैनुअल डेक्स्ट्रिटी। ठीक, अब फिंगर डेक्स्ट्रिटी तो मतलब मैं थोड़ा सा, अगर आपको ना पता हो तो ये वो चीज़ें हैं जैसे कि, हाँ एग्जांपल, बॉम्ब स्क्वाड या इलेक्ट्रिशियन। जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा कि भाई बॉम्ब बना हुआ है, तो फिर वो बॉम्ब स्क्वाड को फ़ोन करते हैं, देन वो आते हैं और फिर वो एक पतली सी वायर होती है, उसको निकालते हैं, कट करते हैं। तो आप देखिए उसमें उंगलियों का कितना बड़ा एक काम है, मतलब बिल्कुल आराम से सॉफ्ट काम है वो, एक तरीके से अपने फिंगर्स की कितनी अच्छे से और कितनी स्लोली आप मूवमेंट कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ें, तो ये चीज़ें हैं इसमें, आपकी फिंगर डेक्स्टेरिटी देखी जाती है। मैनुअल डेक्स्टेरिटी मतलब कि आप अपने हाथों से कितना सूक्ष्म काम और कर सकते हैं और कितना अच्छे से वो काम कर सकते हैं, सॉफ्ट चीज़ें। फिंगर का सिर्फ उंगलियों का है, मोटर का मतलब हाथों से, और बिल्कुल छोटे छोटे काम कैसे कर सकते हैं, सेम चीज़। तो इसमें 9 स्किल्स आपकी मेजर की जाती हैं। ये भी सिर्फ लिटरेट पीपल के लिए है। लिटरेट पीपल के लिए तो क्या हम फिर से कह सकते हैं कि कल्चर बायस्ड है, ऑफकोर्स कह सकते हैं। अब इन्होंने की जो इंडियन अडेप्टेशन है वो किसने की थी, इनकी जो इंडियन अडेप्टेशन इस टेस्ट की, वो की है अशोक ढोलके ने। ठीक है, तो याद रखना आप, वो पहले वाला किसने दिया था, जॉर्ज बेनेट ने दिया था, और ये वाला किसने, US गवर्नमेंट ने पास किया है। इनकी हिंदी अडेप्टेशन किसने की है, अशोक ढोलके ने, और उनकी किसने की थी, JM ओझा ने। ठीक है, तो आपकी जो आज की वीडियो है कंप्लीट हो गई है, काफ़ी बड़ी हो गई है। तो आपको कोई भी डाउट हो इससे रिगार्डिंग अभी तक, तो आप बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में पहले डाउट लेंगे, देन आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू एंड टेक केयर।